गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है इतने कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर, तो इसकी महत्तम ऊंचाई पर उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। अब हमें ये तो ऑब्वियस है कि 60 अंश के कोण पे किसी वेलोसिटी से फेंका गया है तो उसका पाथ जो है वो परवलयाकार बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसके मैक्सिमम हाइट पे उसकी गति बतानी है, तो हमें क्या करना है, ये समझना है कि जो वेग के दो घटक होते हैं, जो क्षैतिज घटक होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वो होता है v cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है, वो होता है v sin थीटा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार इससे कोरिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं। ये फैक्ट जो है वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे महत्तम ऊंचाई पे उसका ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो शून्य हो जाता है, यानी कि यहाँ पे केवल क्षैतिज घटक कार्य करता है महत्तम ऊंचाई पे, क्योंकि अगर ऊर्ध्वाधर घटक होता तो उसको और ऊपर ले जाने का कार्य करता, लेकिन ये महत्तम ऊंचाई है, मतलब इससे और ऊपर अब वो बॉल नहीं जा सकती है, यानी कि यहाँ पे जो वेग होगा वो क्षैतिज घटक वाला जो है वो कंपोनेंट होगा, यानी कि जो आंसर हो जाएगा क्षैतिज घटक वाला क्या है, v cos थीटा, यानी कि v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और cos थीटा मतलब cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2, तो v cos थीटा आंसर है, यानी कि 1/2 से जब कट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या था, v cos थीटा, यानी कि जो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो घटक है वो नियत रहता है प्रक्षेप गति में, ऑप्शन होगा क्षैतिज घटक, वेलोसिटी का, वेग का, कौन सा घटक नियत रहता है, क्षैतिज घटक या ऊर्ध्वाधर घटक। तो जो क्षैतिज घटक है वो नियत रहता है थ्रू आउट द मोशन। की गति v से 2v तक बढ़ जाने में किया गया कार्य, जो वर्क डन है वो। अब देखो एयरफोर्स और नेवी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, फेवरेट होते हैं जो एग्जामिनर के, क्योंकि इन क्वेश्चन में बेसिक बात है बिल्कुल, आपसे कार्य की परिभाषा, वर्क का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है वर्क डन, जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो के आपकी जो के फाइनल हो गई होगी और जो के इनिशियल रही होगी उसका जो डिफरेंस है वही तो वर्क डन है। अब इतना सा हमें कार्य करना है, आप लोग भी कर सकते हो, तो आप इसको कर लेना, या मैं करवा दे रहा हूँ। के फाइनल का मतलब के होता क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब फाइनल के लिए हम 2v रख देंगे, क्योंकि फाइनली 2v हो गया v की जगह पे, और इनिशियली v था, तो के फाइनल निकालें तो के फाइनल के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, वी का मतलब 2v का स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और v का स्क्वायर v स्क्वायर, तो जब इसको 2 से कट करेंगे तो के फाइनल हमारा आ गया 2m वी स्क्वायर। अब हम निकालते हैं के इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है, हाफ एम, और वेलोसिटी कितनी थी प्रारंभ में, v, तो v स्क्वायर। अब इनका डिफरेंस जो है वही तो आंसर होगा, तो डिफरेंस के लिए हम क्या लिख लेते हैं जो है, अब ये चीज़ एम वी स्क्वायर इसमें भी है, एम वी स्क्वायर इसमें भी है, तो हम अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं बढ़ा रहे हैं। डिफरेंस लिखना है तो 2 आगे का लिख लिया, और माइनस का अंतर लिखना है तो 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 4 में से 1 गया, 3/2। अब जो हमने नहीं लिखा था वो अब लिख लेते हैं। जब अंतर निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का तो वो 3/2 एम वी स्क्वायर आएगा, यानी कि 3 अगर हम बाहर कर लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर। तो हमारा जो है कार्य जो है जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो प्रारंभिक कार्य है, मतलब 3 गुना हो गया किसका, प्रारंभिक का, यानी कि 3 गुना हो जाएगा जो प्रारंभ में v तक करने में किया गया होगा, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो प्रारंभिक जो v इनिशियली है। अब आप समझ पाए हो, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, मैंने पूरे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ये 3 गुना किसका हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर का, और हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, इनिशियल से मतलब v तक वेलोसिटी लाने में, तो जो प्रारंभिक, तो इस तरह से ये 3 टाइम्स हो जाएगा। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट की टोटल एनर्जी गिवन है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। सारे ही ऑप्शन टोटल एनर्जी के टर्म्स में है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ मैं फॉर्मूले लिखूंगा विच यू शुड रिमेंबर, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो आप ध्यान से समझना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सैटेलाइट के लिए, वो होगी माइनस का जी एम मास ऑफ अर्थ, और ये छोटा एम जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट बटे आर। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगी, प्लस का 1/2, और यही सेम चीज़, यानी कि जी एम एम बटे आर। ठीक है, ये फॉर्मूले आप बस एक ओवरव्यू देख लो, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अब काइनेटिक और पोटेंशियल का सम जो है वही तो टोटल एनर्जी होगा, तो अगर यहाँ पे मैं टोटल एनर्जी लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम, पोटेंशियल है माइनस का 1 और काइनेटिक है प्लस का 1/2, तो ये ओवरऑल माइनस का 1/2 आएगा, यानी कि माइनस का 1/2, और ये सेम ही है क्या, जी एम एम बटे आर। आशा करता हूँ कि यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। ये है टोटल एनर्जी, ये है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और ये है उसकी काइनेटिक एनर्जी।
अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, बस ऑब्जर्वेशन आपका आंसर ले आएगा कि अगर टोटल एनर्जी जो है उसमें हम 2 से गुणा कर दें। आप ध्यान से देखना, मैं जो कह रहा हूँ उसको आप इम्प्लीमेंट करते चलो। टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में हम अगर 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये 2 का ये नीचे से 2 कट जाएगा और जो बचेगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, यानी कि केवल 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो गया। अगर समझ में नहीं आया है तो मेरी बात ध्यान से सुनते रहो। जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है उसमें अगर हम पहला ऑप्शन है माइनस का साइन लगा देंगे तो वो प्लस बन जाएगा, लेकिन हमें पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस, नहीं हो सकता। जब हम डी ऑप्शन चेक करेंगे तो 2 से गुणा कर दें, तो जैसे ही इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का ये 2 इससे 2 कट गया, तो जो बचा है वही हमारा लिखा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। कुछ बच्चे इसको एज याद रख लेते हैं कि प्लस अगर 2 जो है, तो इस तरह से। अब हमें यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने देखा जो सैटेलाइट के लिए जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, -1/2 Gm/m/r। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक सैटेलाइट को क्या एनर्जी दे दें, कौन सी एनर्जी दे दें कि वो जो ऑर्बिट में जो है, ऑर्बिट अपना छोड़ के वो चला जाए इनफाइनाइट में, या ऐसे आ सकता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, उसी को बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। तो इतनी इसके पास जो है। लेकिन अगर इतनी हम पॉजिटिव इसको दे दें एनर्जी, +1/2 Gm/m/r, तो फिर रिजल्टेंट एनर्जी 0 हो जाएगी और वो ऑर्बिट छोड़ के चला जाएगा। तो यही उसकी जो पॉजिटिव हाफ Gm/m/r है, यही उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। या ऐसे कहे कितनी ऊर्जा उसको दे दें कि वो छोड़ के चला जाए ऑर्बिट, तो वो पॉजिटिव देना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव तो उसकी टोटल एनर्जी है, लेकिन जब पॉजिटिव इतना दे देंगे तो वो जो है, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वो कितनी है, हाफ Gm/m/r, और जो टोटल एनर्जी है वो माइनस का हाफ Gm/m/r, ठीक है। तो ऐसे आ सकता है, जैसे ये पोटेंशियल का आया, हो सकता है आपकी बार कह दे कि उसकी टोटल एनर्जी E है, तो उसकी जो है स्थितिज न कह के गतिज ऊर्जा बताओ। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछा जाता तो आप देख रहे हो इसमें क्या रिलेशन है। अगर टोटल एनर्जी में हम केवल क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा दें, टोटल एनर्जी में माइनस का साइन लगा दें, तो हमारी क्या बन जा रही है, हमारी जो माइनस माइनस प्लस बना देगा, यानी कि जो है काइनेटिक बन जाएगी। तो तब हमारा आंसर क्या हो जाता, माइनस का E0, यानी कि अगर टोटल एनर्जी में माइनस लगा देंगे तो वो किसका बन जाएगा, काइनेटिक का बन जाएगा, और अगर 2 से गुणा कर देंगे तो वो पोटेंशियल का बन जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, √2 sin ω t माइनस का यहाँ पे π/4 है। अब आप ऑप्शन भी देखोगे तो कोई माइनस वाला ऑप्शन भी आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं, अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो A sin ω t + φ होता है। जो φ होता है वो फेज कांस्टेंट होता है, तो +φ के लिए यहाँ पे हमें प्लस बनाना है, तो प्लस किस तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आपको पता हो कि साइन, अगर ये पूरी चीज़ थीटा है तो साइन थीटा को हम अब यहाँ पे अगर देखें तो 360 + थीटा भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना होता है, 360 + थीटा का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया, और पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, आल पॉजिटिव होते हैं, तो इसको साइन 360 + थीटा लिख सकते हैं। कोई मान में अंतर तो आएगा नहीं, तो √2 साइन, इसको लिख लेते हैं 360, यानी कि 360 का मतलब 2π + थीटा, और थीटा की जगह पे यही पूरी चीज़ क्या, ω t - π/4। अब आप हमने क्या किया, ये जो बात लिखी है ये इसके बराबर लिखी है, तो बराबर लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ से हम अपने ऑप्शन के पास जा सकते हैं, क्योंकि √2 साइन, अब ये देखो 2π, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस का π/4 को, तो 2π माइनस का π/4 जब सॉल्व होगा तो 4 से 8 और में से 1 गया 7, 7π/4 आएगा, तो क्या आ जाएगा, ω t। अब माइनस भी खत्म हो गया क्योंकि प्लस आ गया, क्या, 7π/4। तो हमारा अब वही बन गया जनरल, A sin ω t + φ, तो हमारा 7π/4 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो बस इसको हमने कुछ नहीं किया, साइन थीटा को साइन 360 + थीटा कर दिया। 360 का मतलब होता है 2π, क्योंकि पाई का मान होता है 180, और 2 का गुणा करेंगे तो 180 में तो 360 हो जाएगा। इनको पकड़ते समय क्रिकेटर अपने हाथों को पीछे कर लेता है, तो उसमें कौन सा नियम लगता है, आखिर क्यों वो अपने हाथों को पीछे लगता है। आपने भी अगर क्रिकेट खेला है तो पीछे कर लेंगे अगर बॉल को पकड़ते समय, तो क्या होता है, जैसे ये हमारा हैंड है, तो जैसे ही बॉल आई तो इसको पीछे जैसे करेंगे तो क्या होगा, एक तो चोट लगने का खतरा कम हो जाएगा, दूसरा अब हमें क्या है कि जिस आपका ये बताओ फोर्स का डेफिनेशन हमें किस न्यूटन के किस नियम से मिलता है, चेंज इन जो मोमेंटम में चेंज बटे टाइम, यानी कि सेकंड नियम से, तो इसका आंसर है सेकंड नियम। अब कैसे है वो यहाँ पे समझना है। अब हम अगर बात करें फोर्स, तो क्या है, m
चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। अब जब हम अपने हाथ को पीछे करते हैं, पीछे करने का मतलब है हमने उस जब जब वो जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है जिसमें मोमेंटम में, तो उसमें हमने मतलब टाइम को इंक्रीज कर दिया। पीछे करने का मतलब क्या हुआ, हमने टाइम को बढ़ा दिया। और जैसे टाइम बढ़ेगा तो फोर्स इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा फोर्स जो है अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा, और फोर्स घट जाएगा इसीलिए फोर्स घट जाए, ठीक है, तो इसीलिए हम वो हाथों को पीछे या नीचे कर लेते हैं जिससे फोर्स घट जाए तो चोट भी ना लगे और इजीली उसको पकड़ लें, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन का दूसरा नियम होगा। कुछ बच्चे तीसरा सोचते हैं एक्शन रिएक्शन, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ो। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि अनअकैडमी का जो विजय एयरफोर्स बैच है, जो कंप्लीट बैच कोर्स है, जो 90 डे का क्रैश कोर्स है, जिसकी स्टार्टिंग 26 मई से हो चुकी है, तो अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो, इसके एडुकेटर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मैं आप थोड़ा जूम और कर देता हूँ जिनको नहीं दिख रहे हैं, ये एडुकेटर आपको पढ़ाएंगे इस बैच में, तो इसमें एनरोल कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो बच्चे जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में, तो तेजस एनडीए 2 जो कंप्लीट कोर्स है ये भी स्टार्ट हो रहा है, कब से, 2 जून से, ठीक है। तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो। इसके एडुकेटर ये हैं दीक्षा वशिष्ठ, इसमें इंग्लिश पढ़ाएंगी, और ठीक है आर.एस. सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, और मयंक मैथ पढ़ाएंगे, और ये सारे टीचर आपको दिख रहे हैं। दोनों ही बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। वहाँ पे ये प्राइज़ हैं उस बैच के। और ये जो है आप हमारा जब रेफरल कोड यूज़ करोगे लक्ष्य12, तो आपको इस इतने प्राइस में ये बैचेस मिल जाएंगे। और अगर इन बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। एक कांस्टेंट फोर्स F, एक नियत बल F को द्रव्यमान, अब देखो आप इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में पढ़ लोगे, हिंदी वाले हो तो हिंदी में पढ़ लोगे। और अब मैं कोशिश करूंगा कि आगे से भी मैं बाइलिंगुअल लिख लिया करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो दोनों भाषाओं में लिख लिया करूंगा। तो इंग्लिश वाले जो बच्चे परेशान थे वो कमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर बोलना। अब मैं आगे से ऐसा ही करूँगा, ठीक है। इसमें क्या है कि ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एयरफोर्स और नेवी के लिए, क्योंकि इसमें फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, बिल्कुल बेसिक चीज़ों का यूज़ होता है। अब क्या कह रहा है कि एक बल को m के स्थिर कण पे लागू किया गया तो फोर्स F बराबर ma हो जाएगा। अब एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट के बाद, किसी डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी होती क्या है, v² बराबर होता है u² प्लस 2as। अब u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, v² बराबर क्या है u² प्लस 2as, हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो जीरो है क्योंकि स्थिर कण पर लागू किया गया, मतलब कांस्टेंट इनिशियल जो है वो जीरो रहा होगा, तो v² बराबर 2। अब यहाँ से एक को हम एक्सेलरेशन को फोर्स बटे मास लिख सकते हैं, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन को हमने लिख लिया फोर्स बटे मास, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। और s, अब कह रहा है कि एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर v² हमारा जो मास के टर्म्स में बताना है कि मास से कैसे प्रोपोर्शनल है, तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा पूरी तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो वेलोसिटी जो है वो मास के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसमें क्या था, बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है एग्जाम से पहले, तो आप कितना भी पढ़ते रहना, कॉन्सेप्ट पे कितनी भी कमांड करते रहना, आप एग्जाम में एक तो टाइम आप अपना वेस्ट करोगे सोचने में कि कैसे करा जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में यही डिफरेंस होता है। आप 12th पास आउट हो, आपको कॉन्सेप्ट पे ठीक है पकड़ कम भी अगर है, तो ये एक सच्चाई है कि आपको PhD तो करना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालो, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस लगा डालो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका डेटा भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये होता है स्मार्ट वर्क। और मैं अपने चैनल पे बहुत पहले से सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस कर रहा हूँ, तो अगर रोज़ आप 2-2 वीडियोस देखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो इतने क्वेश्चंस का कलेक्शन है इस चैनल पे, इस प्लेलिस्ट में, बस आप विजिट करो एक बार कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत पीक पे होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन कम थे आई नो, लेकिन अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में एक लाइन लिख दिया करो यार, मोटिवेशन मिल जाता है। इस कंटेंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो बता दिया करो, ठीक।